सो गुड इवनिंग गाइस। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हमने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके पहले का जितना थ्योरी पार्ट था उसको हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था और हम लोगों ने आज के लिए प्लान किया था कि एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चंस हो जा पा रहे हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके इतने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को कितना पकड़ पा रहे हैं और उसके हिसाब से मैं अपने आगे के जो लेक्चर्स आएंगे मेरे उनको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिख दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेकंड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होंगे और थर्ड पार्ट में इस मैट्रिक्स के कुछ पार्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो 100% है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, जब भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो हमेशा रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में होगा। अब हमने रो कैसे देखा था, हमने कहा था कि हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो देखेंगे कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस पड़ रही हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो एक लाइन ये वाली पड़ रही है, फिर एक लाइन ये पड़ रही है, एक लाइन ये पड़ रही है। तो इसमें कितने रोज हो गए, 3 रो हो गए। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख दिए, फिर क्रॉस कर दिए। अब कॉलम देखने हैं तो हम लोग वर्टिकली मूव करेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन, तीसरी वर्टिकल लाइन और चौथी वर्टिकल लाइन। तो इसमें कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3x4। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो इसके लिए कल हम लोगों ने फार्मूला लिखा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी जाती है A = AIJ, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो M × N है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स में अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं, M × N होते हैं। तो यहाँ पर M की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है और N की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 3 4 = 12। ठीक है, इसका अगर थर्ड पार्ट करते हैं तो थर्ड पार्ट में हमसे कुछ पार्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको करते हैं। अब जो इसमें एलिमेंट पूछा जा रहा है, पहले कौन सा कह रहा है, A13। तो मैंने एलिमेंट देखने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था यह जो पोजीशन होती है यह रो को इंडिकेट करता है और जो यह पोजीशन होती है यह कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जाना है। तो हम फर्स्ट रो में जब यहाँ से चलेंगे तो ये फर्स्ट रो हो गई। थर्ड कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो जब हम इधर से इधर मूव करेंगे ये हो गया हमारा कौन सा कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम। ठीक है, और फर्स्ट रो कौन सा है, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो। अब अगर इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उस पोजीशन में कौन सी एंट्री लिखी हुई है, उस पोजीशन पे 19 लिखा हुआ है। तो जो A13 हमारे पास होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 19 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एंट्री और निकाल देता हूँ, बाकी आप लोग निकालेंगे। A21 हमें निकालना है। A21 का मतलब क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो कौन सा है, ये है सेकंड रो, पहला कॉलम कौन सा है, ये है फर्स्ट कॉलम। देख पा रहे होंगे, ये हमारा दूसरा रो देखना है, फर्स्ट कॉलम देखना है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो A21 एंट्री कौन सी हुई, A21 एंट्री हो गई 35। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने 2 एंट्रीज निकाल दी हैं और बाकी की एंट्रीज आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों को करके देखना है। ठीक है, अभी मैं सब एंट्रीज निकलवा दूं तो फिर
सीखना आप लोगों को खुद है, मेहनत खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो समझ में आ गया। जैसे अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर एंट्री को देखना है तो हमें देखना है कि वो किस रो और किस कॉलम में लाई कर रही है। अब वो जो लाइन होगी, एक रो की लाइन होगी और एक कॉलम की लाइन होगी, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही हमारी उस पार्टिकुलर एंट्री की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ कल हम लोगों ने इस तरीके का एक एग्जाम्पल किया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। हम एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं ए आई जे, और इसका ऑर्डर हम कुछ मान लेते हैं। ऑर्डर हमें नहीं पता है, मान लिया m क्रॉस n है, लेकिन इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ हमें दे दी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इन्होंने दिए हैं 24। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, रो इंटू कॉलम, तो m इंटू n, यानी कि m और n की ऐसी वैल्यूज हमें चॉइस करनी है, ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 24 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, एक बार m को ले लो 24, n को ले लो 1, 24 1 जा 24, तो एक ये हो गया पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर देखें तो m को ले लो, इसको रिवर्स कर दो, m को 1 ले लो और n को क्या ले लो, n को ले लो 24, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो m को ले लो 2, n को ले लो 12, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो इसको रिवर्स कर दो, m को ले लो 12, n को ले लो 2, ये हो गया। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 के आगे बढ़ोगे तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 24 आएगा, तो 3 8 जा 24, तो m को ले लो 3, n को ले लो 8। अब क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। तो सिक्स्थ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, m को क्या ले लो 8 ले लो और n को क्या ले लो 3 ले लो। क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 का टेबल पढ़ेंगे क्या, 4 6 जा 24 आता है, तो और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सेवन्थ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, m को ले लो 4, ठीक है, n को ले लो 6, और एर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, m को ले लो 6, n को ले लो 4, ठीक है। क्या और भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो 4 के बाद 5 के टेबल में कहीं पर 24 नहीं आएगा। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 4 जा 24, तो 6 4 और 4 6, तो पॉसिबिलिटी हमने ऑलरेडी ले रखी है। फिर 7 नहीं आएगा 24, 8 3 जा 24, तो पॉसिबिलिटी हमने पहले ही ले ली है, 8 3 और 3 8। फिर 9 के टेबल में 24 नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में आएगा, 12 2 जा, तो 12 2 और 2 12 हमने पहले ही ले रखा है। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो गई। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। मतलब इस तरीके की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 24 एलिमेंट्स होंगे। पहली मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 24 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 1 रो है, कितने कॉलम हैं, 24 कॉलम हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस को बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। इसको आप लोग खुद करिएगा, प्रॉब्लम आएगी बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, बस टेबल पढ़ना है। टेबल पढ़ते जाइए और आंसर आपका निकलता जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और एक 3 जो है क्वेश्चन वह 2 के ही जैसा है, तो उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके जनरल एलिमेंट की जो डेफिनीशन है या जनरल एलिमेंट किस तरीके से फॉर्म होगा वो दिया गया है। तो इसका मैं एक
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट के लिए फार्मूला दिया गया है और हमें उस फार्मूले के हिसाब से उस मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, उस मैट्रिक्स के एंट्रीज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट हैं। चलिए पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या दिया गया है, पहले पार्ट में जो जनरल एलिमेंट का फार्मूला दिया गया है वो दिया गया है Aij इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, और हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, हमें जो मैट्रिक्स फाइंड करनी है वो 2 क्रॉस 2 की है। अब अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट का फॉर्म क्या होगा, ए पहला रो पहला कॉलम, तो A11। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम तो A12। यहाँ पे क्या आता है, A21 आता है, और यहाँ पे क्या आता है, A22 आता है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से हर एक एलिमेंट को फाइंड करेंगे। जैसे कि A11 की अगर बात करें तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपान 2, तो ये क्या हो गया 2। तो अगर हम इसकी एंट्रीज़ को फिलअप करते चलें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं ये वाली एंट्री, कोई भी निकाल लो पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A12 i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और j की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। अब 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपान 2, तो यहाँ की एंट्री क्या हो गई 9 अपान 2 हो गई। इसके बाद ये वाली एंट्री निकालते हैं A21। A21 क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो ये एंट्री भी हमारी 9/2 आ गई। अब निकालते हैं A22। तो अगर A22 निकालेंगे तो i की वैल्यू क्या है 2, j की वैल्यू क्या है 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 अपान 2, यह कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करते जाना है और सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीज़न यही करते जाना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हो जाएंगी इसके तो और बाकी दोनों पार्ट, क्योंकि है कुछ नहीं, और अगर करना ही है तो चलो दूसरा पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है भाई, आप लोग भी कुछ मेहनत करेंगे। क्या कह रहा है, अब इस बार जनरल एलिमेंट का फार्मूला क्या दिया गया है, Aij इक्वल्स टू i/j। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल डिवाइड कर देना है बस। अब मैं देखो मैंने मैट्रिक्स में डाल दी, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आता है 1 1 A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21 और यहाँ पे A22। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम A11 निकालते हैं तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 का मतलब 1। A12 निकालते हैं तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। A21 निकालते हैं तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 2/1, तो ये 2 हो गया। और अगर A22 निकालते हैं तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, तो 2/2, तो ये 1 हो गया। तो मैट्रिक्स हमारी जो आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी A11 क्या है 1 है, A12 क्या है 1/2 है, और A21 क्या है 2 है, और A22 क्या है 1 है। तो ये वाली हमारी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। बाकी थर्ड आप लोग करेंगे। 5th क्वेश्चन पे अगर चलें तो 5th क्वेश्चन में भी वही सिंपल सा i/j की वैल्यू रखनी है। हाँ, थोड़ा मैट्रिक्स में एंट्रीज ज़्यादा है लेकिन आप लोग उसको निकालिएगा, केवल कैलकुलेशन है सिंपल सा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो इक्वेशंस नहीं दी हैं हमें, एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में दी है, एक मैट्रिक्स राइट साइड में दी है। तो हमने क्या बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल लिखी हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं,
वहाँ से हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी, उन इक्वेशंस को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे कि 6 का अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकेंड, ठीक है। पार्ट क्या कह रहा है, इधर की मैट्रिक्स क्या दी गई है, इधर की मैट्रिक्स दी गई है LHS की x प्लस वाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 प्लस जेड है, और यहाँ पर क्या है एक्स वाई है। इसको इन्होंने कहा है कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 6258, 6258। तो फिर वही करेस्पॉन्डिंग टर्म्स बराबर होंगे, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6 के, 2 के बराबर है ही। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। एक्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स वाई 8 के बराबर होगा। अब देखो x प्लस वाई 6 के बराबर है, एक्स वाई 8 के बराबर है, हमें x और y निकालना है, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई के लिए फार्मूला क्या होता है, रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x प्लस वाई 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 8, तो 8 4 जा क्या होगा 32, यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा अंडर रूट 4, ये हो जाएगा 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और x प्लस वाई पहले से कितना दिया है, x प्लस वाई पहले से दिया है 6। इनको अगर ऐड करते हैं तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x में x ऐड करेंगे 2x इजक्वल टू 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 4, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल ली है, तो इसमें रख दो, किसी में रख दो। x प्लस वाई कितना दिया है 6, x की वैल्यू कितनी है ये 4, तो 4 प्लस वाई इजक्वल टू 6, तो y इजक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है, बस दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर देना है। अब इक्वल के लिए हमने कल बताया था कि हाँ अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैंने एक बात और बताई थी कि मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकती हैं, मतलब उनके इक्वल होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब उनके ऑर्डर बराबर हों। अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो हम कभी भी उनकी इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स में, चाहे वो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट साइड में एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो बराबर करने की तो बात ही नहीं आती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है। चलो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका थर्ड पार्ट ही देख लेते हैं। आप लोग इसका फर्स्ट करिएगा और सेवंथ करिएगा, ठीक है। मैं इसका थर्ड पार्ट बता दे रहा हूँ। अब ये नहीं कि हाँ सर चूज करके क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि है कुछ नहीं इसमें। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो फिर इसको आप पेन और कॉपी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, यहाँ पे क्या दिया है वाई प्लस जेड, और इसको इन्होंने इक्वल बोला है, किसके इक्वल है 9 5 7 के। 9 है, 5 है और 7 है। अब क्या करना है, वही काम करना है जो पहले से करते आए हैं। x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गई। x प्लस जेड ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के। और थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा कि y प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 7 के। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करते हैं इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 2z इक्वल टू 7 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 9 माइनस जेड। सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करना है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब इस x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो x प्लस वाई क्या है 9 माइनस जेड प्लस 2z यहाँ पर पहले से है, ये हो गया 12।
तो 9 माइनस जेड प्लस 2z क्या होगा, z हो जाएगा। और 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 3 इजक्वल टू 5, x प्लस 3 इजक्वल टू 5, तो x इजक्वल टू 5 माइनस 3 इजक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि y प्लस जेड इजक्वल टू 7, z की वैल्यू क्या है 3, तो y प्लस 3 इजक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 3 को उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। मतलब सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, उसी को सॉल्व कर लेना है और आंसर हमारा आ जाना है, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, 6th क्वेश्चन आप लोग खुद से 7th क्वेश्चन खुद से करेंगे, उसमें भी सिंपल सी इक्वेशंस बनेंगी, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 7th आपके लिए है, कुछ तो होमवर्क मिलना ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, आप वीडियो देख लें, आप सोचेंगे नहीं यार क्वेश्चन करनी ही नहीं सर, नहीं तो सब सॉल्व करा दिए, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है और हमें इससे पहले की डेफिनेशन याद करनी है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी गई है A इक्वल्स टू ए आई जे और उसका ऑर्डर दिया गया है क्या है, m क्रॉस n है। ठीक है, एक मैट्रिक्स A दी गई है A आई जे, इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। कह रहा है इसके स्क्वायर, अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n में रिलेशन क्या होगा। तो कल मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, कल मैंने बहुत ही अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझाई थी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होते हैं। लेंथ को हम क्या कह देते हैं, कॉलम, विड्थ को रो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हों, जितने रो हों उतने कॉलम हों, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर कितने रो हैं m, कितने कॉलम हैं n, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए दोनों को बराबर होना चाहिए, तो m इक्वल टू n होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जस्ट 2 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको डेफिनेशन आ रही है तो, नहीं आ रही है तो भाई 2 घंटे का भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें कैसे ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। मतलब क्या है कि x और y की किन वैल्यूज़ के लिए ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, दोनों की इक्वल पुट कर देंगे, कुछ इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। अब देखो इसमें एक ऑप्शन और दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो देखो इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में इधर क्या दिया गया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स दी गई है वो दी गई है 3x प्लस 7, ये दिया गया है 5, यहाँ पे दिया गया है y प्लस 1, 2 माइनस 3x, ये हो जाएगा यहाँ पर किसके बराबर दिया गया है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y माइनस 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। अब सिंपल सा वही करेस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम 3x प्लस 7 को 0 करते हैं तो 3x कितना हो जाएगा, -7, तो x कितना हो जाएगा, -7/3। x की वैल्यू यहाँ से -7/3 आ गई। ये 5 किसके बराबर होगा, y माइनस 2 के बराबर होगा। तो अगर हम 5 को y माइनस 2 के बराबर पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, सिंपल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन जोड़ना आता होगा, 5 प्लस 2 7, तो y की वैल्यू 7। यहाँ से ये इसके बराबर होगा तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8 माइनस 1 7 हो गया। ठीक है, इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। अब देखना, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, -2/3। अब देखना, देखो यहाँ से y और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, लेकिन अगर x की वैल्यू को हम कंपेयर करें
तो यहाँ से हमें -2/3 मिल रहा है और यहाँ से हमें -7/3 मिल रहा है। तो ये क्या है, मतलब क्या है कहने का कि ऐसी कोई यूनिक वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए दोनों मैट्रिसेज इक्वल हो जाएं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, हाँ। अब ऐसा नहीं करना कि y की वैल्यू सी ऑप्शन में दिया है, y की वैल्यू 7 हो गई, x की वैल्यू -2/3, सी ऑप्शन मार दिए और खुद को सोच रहे हैं नहीं हम तो सही कराए हैं। सही नहीं कराए हैं भाई। अगर ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती वेरिएबल्स की तो हर एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू क्या आती, सेम आती। मतलब अगर यहाँ से x की वैल्यू -7/3 आया था तो यहाँ भी आना चाहिए, या यहाँ से x की वैल्यू -2/3 आया था तो यहाँ भी x की वैल्यू -2/3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो कौन सा ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एकदम क्लियर, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्या कह रहा है। देखो एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, मतलब सॉल्व करवाने वाला ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा सॉल्व करवा दूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ने तो धोखा दे दिया। तो भैया मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को धोखा देने का, इसलिए मैंने सोचा सॉल्व करवा देता हूँ। वैसे धोखा देना भी नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। वैसे किसी के साथ धोखा हुआ होगा तो बताना मुझे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्रीज 0 और 1। इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कहोगे सर ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था प्रीवियस लेक्चर में। अरे भैया तो कॉमन सेंस यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है, यूज़ करना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं कि हाँ जो हमने पहले से सॉल्व कर रखा हो, आंसर देखा टिक कर दिया। हमें वहाँ पर खुद से दिमाग चलाना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खुद से क्वेश्चन करने की आदत डालो, तभी आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर, ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, कितनी ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, जिनकी एंट्रीज या तो 0 हो या तो 1 हो। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। इसमें 3x3 में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। 3 3 जा 9। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, 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 टोटल 9 एलिमेंट हो गए। अब कह रहा है कि हर एक एलिमेंट या तो 0 है या तो 1 है। मतलब क्या है कहने का, यहाँ पर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इस एंट्रीज को कितने तरीके से, पहले इस एंट्रीज का नाम क्या था, A11। तो इस एंट्रीज को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं सर, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। बहुत सही। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इस एंट्रीज को तो भैया यहाँ भी 0 और 1 ही तो रख सकते हो, उसके अलावा तो कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि इसने बोल दिया है। तो इसको भी 2 तरीके से फिल कर सकते हो। इसी प्रकार इसको भी 2 तरीके से, मतलब इसकी जितनी एंट्रीज हैं सबको 2 तरीके से ही फिल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर हवाबाजी कर रहे हैं। और थोड़ा राइटिंग मेरी समझ लीजिएगा, मैं मिला के लिखता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ फिलहाल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 9 है। और हर एक एंट्री को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 2 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2 की पावर 9। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, कुछ नहीं था इस एक्सरसाइज में। तो अब हमारा अगला उद्देश्य क्या है, अगला उद्देश्य है कि 3.2 एक्सरसाइज के पहले जितने भी थ्योरी दी है उसको हम लोग कवर करेंगे। और 3.2 एक्सरसाइज के पहले थोड़ा ज़्यादा थ्योरी दी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाए, और जो हमारे काम की चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, फिलहाल पढ़ना सब है, मत समझिएगा कि सर को छोड़ेंगे, पढ़ना सब है। तो अब इसकी एक्सरसाइज के पहले की जो थ्योरी है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, और आप लोगों से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कि आप लोग जब भी चैनल पे विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझा पा रहा हूँ, तो मेरा भी मन करेगा कि नहीं हाँ मुझे पढ़ाना है। ठीक है,
तो थोड़ा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके और आराम से घर पे बैठ के पढ़ें। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए। और घर से तभी निकलिए जब ज़रूरत हो, ठीक है? ऐसे वैसे मत टहलिए। तो कल मिलते हैं फिर, और क्या। तब तक के लिए बाय बाय।